तो इससे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमने पुली की प्रॉब्लम्स की थी। वहां पे जो पुली ली जाती थी उसके बारे में कुछ चीजें मैं बता दूं पहले। इस तरह की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, ब्लॉक्स लटका देते थे और एक्सेलरेशन पूछते थे ब्लॉक्स का, है कि नहीं। तो ये अगर ऊपर ए से जा रहा है तो ये नीचे जाता था ए से, m1 m2 अगर मास मान लूं मैं। लेकिन एनएलएम के अंदर जब आप पुली प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो एक अजम्पशन लेते थे। हमारी पुली जो हुआ करती थी, एक तो वो मासलेस होती थी और साथ ही साथ वो स्मूथ भी होती थी। तो अगर आपकी पुली मासलेस है और स्मूथ है, और स्ट्रिंग के लिए लिया जाता था कि स्ट्रिंग इज अगेन मासलेस, ये भी मासलेस होती थी, एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल यानी कि उसकी लेंथ भी क्या होती थी, फिक्स। तो इन दोनों अजम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज तो हम ये बता पाते थे कि क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। पुली की अगर मैं बात करूं तो पुली मासलेस और स्मूथ होने की वजह से क्या होता था, पुली मासलेस और अगर स्मूथ है तो बेसिकली पुली रोटेट नहीं करती। पुली डज नॉट रोटेट। और मैं ये कह सकता हूं कि सिंपली जो स्ट्रिंग है आपकी वो स्लिप करती है ओवर द पुली, क्योंकि कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ क्या है, स्मूथ है। तो हम ये कह देते थे कि जो रोप है जो पुली के ऊपर से जा रही है वो सिंपली क्या करती है, बस स्लाइड करती रहती है। उसकी किसी भी फोर्स की वजह से पुली जो है रोटेट नहीं होती, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। और दोनों साइड पे जो टेंशन हम मानते थे एक स्ट्रिंग के अंदर, वो क्या मान लेते थे, सेम। यानी कह दिया गया था कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अगर आप एक स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें टेंशन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। पुली के दोनों साइड्स पे टेंशन क्या लेते थे, सेम लेते थे। याद है सबको ये, है ना। अब यहां आपको क्या देखना है रोटेशन के अंदर, मान लो कि आपकी जो पुली है वो रफ हो जाए, यानी पुली हैज मास एंड इट इज रफ। पुली के पास अगर मास आ गया है और वो रफ भी हो गई है, तो अब सिचुएशन ऐसी नहीं रहती। स्ट्रिंग मैंने अभी भी वही ली है, मासलेस ली है, इनएक्सटेंसिबल ली है, तो उसका मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अगर आपने स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल ली है, उससे ये बात तो सही रहेगी कि ये ऊपर ए से जाएगा तो ये नीचे ए से ही आएगा। इसे मैं m2 बोल दूं, इसे मैं m1 बोल दूं। पर अब एक चीज बदल जाएगी कि रोप जो है या स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। इस केस के अंदर क्या हुआ कि अब जो आपकी रोप या स्ट्रिंग थी वो पुली के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है, यानी कि पुली जो है वो रोटेट करेगी। पुली रोटेट्स विद द स्ट्रिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो प्रॉब्लम पे आ जाता है वो ये आ जाता है कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज नॉट कांस्टेंट। पुली के दोनों साइड पर अब टेंशन सेम नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर टेंशन सेम हुआ तो फिर पुली रोटेट नहीं हो पाएगी। समझने की कोशिश करो कैसे। मान लो कि ये हमारी पुली है, ठीक है ना, और इस तरह से स्ट्रिंग जा रही है दोनों साइड से। अब सीधी सी बात है, अगर इसे रोटेट होना है, यहां टेंशन अगर मैं टी मान लेता हूं और यहां भी टेंशन अगर मैं टी मान लेता हूं, तो सेंटर के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालो तो वो क्या आएगा, देखो जरा। इसके लिए एक टॉर्क निकालो, इसके लिए एक टॉर्क निकालो, तो आर क्रॉस एफ से एक आएगा टी इंटू आर इंटू द प्लेन, और दूसरा आ जाएगा टी इंटू आर आउट ऑफ द प्लेन। तो टेंशन कट के क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नेट टेंशन जीरो हो गया सेंटर के अबाउट, तो फिर अल्फा नहीं आएगा। अगर अल्फा नहीं आएगा तो फिर पुली रोटेट कैसे होगी, इनिशियली वो रेस्ट पे है। इसीलिए हम कह देते हैं कि पुली अगर हमारी मास वाली है
और उसके ऊपर फ्रिक्शन है, तो उसके दोनों साइड्स पे टेंशन सेम नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, अलग अलग हो जाता है। तो अब तुम समझ ही सकते हो, एक वेरिएबल हमारा सीधे सीधे बढ़ गया है, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी होने वाली है कि नहीं। अब टेंशन अलग अलग होता क्यों है ये देख लेते हैं। बात यह है कि आपकी ये जो पुली है इस तरह से, ठीक है ना, और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग थी। मैं थोड़ा सा मोटी स्ट्रिंग बना रहा हूं ताकि देखने में आसानी हो। इस तरह से स्ट्रिंग उसके ऊपर रखी हुई थी, है कि नहीं। अब ये पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, ये हमें पता है। पूरी स्ट्रिंग ब्लॉक्स के साथ एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर स्लिपिंग नहीं होनी है तो फिर इस पुली के पास एक अल्फा होना चाहिए। इस अल्फा की वजह से आप देखो, ये जो कांटेक्ट वाले पॉइंट हैं सरकमफ्रेंस वाले, उनके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा जिसकी वैल्यू होगी आर अल्फा, है कि नहीं। क्योंकि सारे टेंजेंशियल पॉइंट्स सर्कुलर मोशन करेंगे सेंटर के अबाउट, और क्योंकि अल्फा है तो सबके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। और हमें पता है कि अगर प्योर रोलिंग होनी है, स्लिपिंग नहीं होनी है, तो कांटेक्ट सरफेस के बराबर एक्सेलरेशन होना चाहिए कांटेक्ट पॉइंट का। तो कांटेक्ट सरफेस हो गया स्ट्रिंग, और कांटेक्ट पॉइंट हो गए ये सारे पॉइंट सरकमफ्रेंस वाले। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में भी आर अल्फा की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए ए के। ए जहां पे ब्लॉक्स का या स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है। बात समझ आई। बस। तो अगर आप स्ट्रिंग का डायग्राम भी बनाओ, सोच के देखो। सबसे पहली बात तो आप, अगर इस तरह का सिचुएशन है जो मैंने बनाया, ठीक है ना, ये आपकी पुली है, ये आपकी स्ट्रिंग है। इसे मैं दूर बना रहा हूं, हालांकि ये कांटेक्ट में होती है। चलो, मैं मान लेता हूं यहाँ पे लग रहा है T2, यहाँ पे लग रहा है T1, और आपकी स्ट्रिंग जो है एक्सिलरेटेड है ए से। तो हमें ये पता लग गया कि भाई पुली के पास एक अल्फा होना चाहिए कि नहीं। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा। अगर फ्रिक्शन की बात की जाए, तो क्योंकि पुली को इस तरह से घुमाना है, तो पुली की सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, आगे की तरफ लगना चाहिए। और इस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, पीछे की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि वो स्लाइड करने की कोशिश कर रही है। तो स्ट्रिंग को अगर आप सीधा बना लेते हो, तो उसे आप इस तरह से दिखा सकते हो। यहां से लग रहा है T2, यहां से लग रहा है T1, और यहीं पे लग रहा है फ्रिक्शन, अगर आपकी पूरी स्ट्रिंग इस तरह से एक्सेलरेटेड है तो। बात समझ आई मैं क्या कर रहा हूं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं होता। मैंने सिर्फ एक फोर्स एडिशनल जोड़ लिया है, जो कि है फ्रिक्शन बिटवीन पुलीज एंड द स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग मैंने कैसी ली है, मासलेस। स्ट्रिंग इज मासलेस। स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग कितना होना चाहिए, बताओ भाई। नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग अगर उसका मास नहीं है तो होना चाहिए 0। यानी इस रिलेशन से मैं क्या कह सकता हूं, आगे लगने वाला फोर्स T2 ये इक्वल होना चाहिए पीछे लगने वाला फोर्स T1 प्लस फ्रिक्शन। तो कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द पुली और एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। तो उसे हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, अगर हमें T1 और T2 निकालना आता है तो। बात समझ आई क्या। अगर आपको T1 और T2 निकालना आता है तो इस रिलेशन से आप उन पे लगने वाला फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं और सॉल्व करके बताता हूं। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ एक पुली है इस तरह से, और दो ब्लॉक्स मैंने ले लिए हैं। एक का मास ले लेता हूं मैं 3 kg, और दूसरे का मास ले लेता हूं मैं, मान लो कि 5 kg। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पहली चीज पूछी जाती है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। दूसरी चीज पूछी जाती है आपसे, या फ्रिक्शन ही पूछ लेते हैं,
तो फ्रिक्शन ऑन द पुली, फ्रिक्शन ऑन द पुली, ठीक है ना। पुली जो आपको दी गई है वो एक डिस्क है जिसका मास मैं कह देता हूं है 2 kg और रेडियस है मान लो 1 मीटर, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देख लो अगला वाला आप सॉल्व कर लेना। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन अज्यूम करो, मैं मान लेता हूँ 5 kg वाला नीचे जाता है ए से, तो 3 kg वाला ऊपर जाएगा ए से। अलग अलग टेंशन मानना पड़ेगा क्योंकि पुली जो है वो कैसी दे दी गई है, मास वाली दी गई है, और यहाँ देना भी पड़ेगा क्वेश्चन में कि पुली इज रफ, पुली इज रफ, ये अगर दिया गया है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ टेंशन है T2 और यहाँ टेंशन है T1। अच्छा 5 kg पे नीचे लग रहा होगा mg50, 3 kg पे नीचे लग रहा होगा mg30। तो NLM की इक्वेशन 5 kg के लिए अगर हम बनाते हैं तो आएगी 50 माइनस T2, ये होना चाहिए 5 इंटू ए, पहली इक्वेशन। 3 kg के लिए अगर आप बनाते हो वो ऊपर जा रहा है तो T1 बड़ा होगा, तो T1 माइनस 30, ये होना चाहिए 3 इंटू ए, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो ये तो आपने सीधे एनएलएम से बनाई है। अगली मैं जो बनाऊंगा वो मैं रोटेशन की बनाऊंगा पुली को ध्यान रखते हुए। तो ध्यान से देखो जरा, पुली की सिचुएशन कुछ ऐसी है, उस पे यहाँ नीचे लग रहा है T2, यहाँ नीचे लग रहा है T1, और हमें पता है अल्फा आना चाहिए इस तरह से। अगर आपको पुली को इस तरह घुमाना है तो किसका टॉर्क बड़ा होगा, ऑब्वियसली T2 का टॉर्क बड़ा होगा। तो मैं लिख दूंगा T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, ये हुआ नेट टॉर्क, ये होना चाहिए आई इंटू अल्फा। डिस्क का आई हो जाता है mr²/2 और इंटू अल्फा। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन, क्योंकि नो स्लिपिंग दिया गया है, अगर आपकी पुली के ऊपर स्ट्रिंग स्लिप नहीं करती है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन आ जाएगी, यानी ए इक्वल होना चाहिए क्या, आर अल्फा। तो अब हमारे पास चार इक्वेशन है, चार अननोन है, T1 T2, ठीक है ना, फ्रिक्शन और सॉरी अल्फा और एक्सेलरेशन। तो इन चारों को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू। इनका एक बेस्ट मेथड जो होगा हमेशा वो ये होगा कि आप हमेशा एनएलएम वाली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। उनको ऐड करने से आपको मिल जाएगा T1 माइनस T2 प्लस 20, ये होना चाहिए 8a, ठीक है ना। और ये a इज इक्वल टू आर अल्फा जो है उसे उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन जो मिल जाएगी वो मिलेगी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ma/2, ठीक है। जब भी आप इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो तो देखो यहाँ ऐसी सिचुएशन बनेगी T1 माइनस T2 और T2 माइनस T1। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो फाइनली। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो व्हाइट वाले 1+3 को, तो T1 T2 सीधे कट जाएंगे और आपको जो मिलेगा यहाँ से वो मिल जाएगा 20 इज इक्वल टू 8a प्लस ma/2। और मास हमें पता ही है, मास कितना दिया गया है 2 kg पुली का, ठीक है ना। तो वो भी कट गया, तो एक्सेलरेशन आपको सीधे मिल जाएगा कितना, 20/9। समझ आया। एक बार एक्सेलरेशन मिल गया उसके बाद उन्हें इन इक्वेशंस में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन सिंपली हो जाता है T2 माइनस T1। कोई डाउट किसी को? चलो, तो एक को मैं दे देता हूँ 5 kg, दूसरा मान लो है 10 kg का, और पुली जो है आपकी डिस्क है ऑफ मास हम कह देते हैं कितना, 2 kg, और रेडियस 1 मीटर, ठीक है ना। इफ नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस, इफ नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। बताओ भाई। चलो देखो,
तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे नीचे लग जाएगा mg यानी कि 100, इस पे लग रहा है 50, यहाँ टेंशन मान लो T2, यहाँ टेंशन मान लो T1, एक्सेलरेशन नीचे a, एक्सेलरेशन ऊपर a, और इसके रोटेशन के लिए अल्फा। सबसे पहले राइट वाले ब्लॉक के लिए 100 माइनस T2, ये होना चाहिए 10 इंटू ए। फिर लेफ्ट वाले ब्लॉक के लिए T1 माइनस 50, ये होना चाहिए 5 इंटू ए। टॉर्क की अगर हम वैल्यू लिखें तो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, ये होना चाहिए I यानी कि mr²/2 इंटू अल्फा। ठीक है ना। और चौथी प्योर रोलिंग की कंडीशन A इज इक्वल टू R1 है इंटू अल्फा। सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करते ही आपको यहां से मिल जाएगा 50 होना चाहिए 15A, है ना, 50 T1 माइनस T2। और इस इक्वेशन से हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है T2 माइनस T1, ये होना चाहिए A। दोनों को ऐड कर देते हैं अगर हम, तो यहाँ से 16A इज इक्वल टू 50, या A आपको मिल जाएगा 25/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, कोई समस्या, कोई डाउट किसी को, बताइए, कोई दिक्कत? चलो, तो एक ढंग का क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं बस, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो मान लो इस बार हमारे पास एक कंबाइंड पुली है। कंबाइंड पुली का मतलब हो जाता है कुछ इस तरह की पुली। तो एक बड़ी पुली थी, फिर एक छोटी पुली उसके ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ एक ब्लॉक को लटकाया गया है, ऑफ मास मान लेता हूं मैं 10 kg, और यहाँ से एक पुली को एक ब्लॉक को लटकाया गया है जिसको मैं कह देता हूँ 2 kg। तो ये इनर रेडियस जो दी गई है इसे मैं R1 बोल देता हूँ, आउटर रेडियस जो है इसे मैं R2 बोल देता हूँ। R1 मान लो 1 मीटर है और R2 मान लो कि 2 मीटर है। अगर डायग्राम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो ये इमेजिन करो कुछ ऐसी सिचुएशन है और आप आगे से देख रहे हो इसे, ठीक है ना, इस तरह की कुछ है। तो यहाँ से जो रस्सी लपेट के दी गई है वो 10 kg को होल्ड कर रही है, ठीक है ना। और फिर यही रस्सी इस तरह से घूम घूम के आगे जाके छोटे रेडियस में चली गई है, ओके। और ये फाइनली यहाँ से 2 kg को सपोर्ट कर रही है और आप यहाँ से देख रहे हो। तो अगर हम आगे से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी वो, है कि नहीं। ऐसा समझो कि बॉटल के ऊपर पूरी तरह से रस्सी को लपेटा गया है। इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइंड आपको दे दिया गया है, मैं मान लेता हूँ कितना, 5 kg मीटर स्क्वायर। तो आपको यही बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, थोड़ा ध्यान से करना, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ओके। सेम स्ट्रिंग है लेकिन जो कि इस तरह से लपेटी गई। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। ट्राई करो। चलो देखो, तो सबसे पहली चीज तो जो नोटिस होनी चाहिए थी वो ये थी कि ये जो बॉटल जैसा शेप है, ये जब रोटेट करेगा किसी एक अल्फा से, तो हर पॉइंट का एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, है कि नहीं। जैसे अगर हम इसे देखें तो अगर एक्सिस के अबाउट अल्फा से रोटेशन हो रहा है तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा A1, अगर मैं उसे बोलूं, तो वो आएगा R1 इंटू अल्फा। और जबकि दूसरे पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा जो ऊपर की तरफ आएगा, वो आएगा A2, जो होगा R2 इंटू अल्फा। यानी दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग होने वाला है, ठीक है ना। और मैं मान लेता हूं कि ये नीचे जा रहा है A1 से, तो ये ऊपर जाएगा A2 से, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस एक्सिस से अलग अलग है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब आपको मानना पड़ेगा यहाँ टेंशन T1, तो यहाँ टेंशन आएगा हमारे पास T2। बात समझ आ रही है? बस अब इक्वेशन लिखना अगर स्टार्ट करें सबसे पहले,
तो मैंने इसे नीचे चलता हुआ माना है, तो मैं लिखूंगा 20 माइनस T1, ये होना चाहिए 2 इंटू A1, ये हुई पहली इक्वेशन। 10 kg के लिए अगर मैं लिखूं तो T2 माइनस 100, ये होना चाहिए 10 इंटू A2, ये हुई भाई दूसरी इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन अगर लिखी जाए, हमारी जो डिस्क है कंपोजिट, उसके लिए अगर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है भाई T1 और यहाँ टेंशन लग रहा है T2। तो मैं लिख सकता हूँ T1 इंटू R1 माइनस T2 इंटू R2, यह होना चाहिए I इंटू एल्फा। यह है तीसरी इक्वेशन। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ A1 ये होना चाहिए R1 अल्फा और A2 ये होना चाहिए R2 इंटू अल्फा। बात समझ आई? अब देखो कितने अननोन्स हैं, T1 अननोन है, T2 अननोन है, A1 अननोन है, A2 अननोन है और अल्फा अननोन है। तो 5 अननोन है हमारे पास और हमने 5 इक्वेशन बना लिए। तो अगर आपको मैथ्स आती है तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके A2 आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 18G/47 और A1 मिलेगा 36G/47, जहां तक मुझे एक स्टूडेंट ने सही आंसर बताया है, ठीक है ना? अगर वो सही है तो, वरना आप इक्वेशन सॉल्व कर लो बस, उनसे आपको वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, A1 A2 उल्टा कर दिया मैंने, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। चलो, तो ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि तुमने देखा ही, सिर्फ ज्यादा इक्वेशन होती है, मैथ ज्यादा इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसे ज्यादा जरूरी नहीं बोलेंगे। अगली चीज के ऊपर चलते हैं जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है और इस पे एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव भी कर रही है लीनियर वेलोसिटी और घूम भी रही है एंगुलर वेलोसिटी से, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि कर रही है CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, तो अगर हम स्पेस में एक ऐसी एक्सिस ढूंढ सकें जिसके अबाउट ये पूरी ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या करती हुई लगे, सिर्फ ये पूरी तरह से क्या करती हुई लगे, ये पूरी तरह से रोटेशनल मोशन करती हुई लगे, तो ऐसी एक्सिस को आप कहते हो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस इंस्टेंट के लिए। अब बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो ऑब्जेक्ट चल रही थी ग्राउंड पे, ये ऑब्वियसली प्योर रोटेशन नहीं कर रही है, ये अपने सेंटर के अबाउट तो रोटेट कर रही है और ग्राउंड के फ्रेम में लीनियरली मूव कर रही है। लेकिन हम एक ऐसी एक्सिस ढूंढना चाहते हैं जिसके अबाउट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसका हर पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी सेट हो जाए कि लगे कि ये पूरी ऑब्जेक्ट उस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन कर रही है, तो ऐसी एक्सिस को आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हो। अच्छा भाई, हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि इट इज जनरली यूज्ड, जो मुझे लगता है प्रॉब्लम आएगी इसके ऊपर, इट इज जनरली यूज्ड टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब आप बोलोगे भाई काइनेटिक एनर्जी तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी CTRM की बताना हमें आती है, वो हो जाती है हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा का स्क्वायर। ये हमें पता है CTRM की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज क्यों कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए? अच्छा, उससे पहले बस एक बात बता दो, अगर ये पूरी ऑब्जेक्ट
ऐसा लगे कि इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है ओमेगा से, तो क्या इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं सिर्फ हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बताइए। और ये क्या दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? हाँ, क्योंकि आपने कहा है कि इस समय वो प्योरली रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और यहां हमने माना था CTRM। तो अगर ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों एनर्जीज भी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। पर ऐसी जरूरत हमें पड़ी क्यों, वो देखो। ओके, तो इसके लिए दो केस आते हैं। केस 1 ले रहा हूं सबसे पहले मैं, वो है if velocity of 2 points on a rigid body is given parallel or anti-parallel to each other. क्या मतलब है इसका? मान लो कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है ना, जहां आपको बोल दिया जाता है कि ये रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड दी गई है 4v और लोएस्ट पॉइंट की स्पीड दी गई है v, और आपसे बोला जाए फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। देख पा रहे हो? तो एक रॉड है जिसके हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की स्पीड दे दी और बोला है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। अब आप बताओ सबसे पहले तो, क्या ये रॉड प्योर ट्रांसलेशन कर रही है? क्या ये रॉड प्योर ट्रांसलेशन कर रही है? नहीं। अगर ये प्योर ट्रांसलेशन कर रही होती तो इस रॉड के ऊपर हर पॉइंट की स्पीड सेम होनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने कहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 4v है, जबकि लोएस्ट पॉइंट की स्पीड v है। क्या ये प्योर रोटेशन कर रही है? हमें नहीं पता। ऑब्वियसली ये मूव भी कर रही होगी और घूम भी रही होगी, है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो आप क्या लिखोगे? आपको दिख रहा है कि लोएस्ट पॉइंट की स्पीड अलग है भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड अलग है, यानी इस रॉड पे हर पॉइंट की स्पीड क्या है? अलग है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? मुझे इसका ओमेगा भी नहीं पता, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है ये भी नहीं पता, क्योंकि ये तो चल भी रही है और घूम भी रही होगी, तभी ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करते हैं। अच्छा, कैसे पता लगेगा कौन सी है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? उसके लिए आपको याद रखना है केस 1। क्वेश्चन में हमेशा आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पॉइंट्स की वेलोसिटी दी गई होगी और दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल होंगी। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन lies on the line joining two given points। ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है ना, ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से पास कर रही हो, उसी के ऊपर आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी, यानी ऐसी किसी लाइन के ऊपर, ठीक है ना, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर। अब कहाँ आएगी वो हमें नहीं पता होता, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, अज्यूम कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि यह है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसकी दूरी यहां से कुछ x है, अननोन। अच्छा, ये लेंथ मुझे पता है l है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये पूरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही है। अगर मैंने यहाँ दो चीजें अज्यूम की हैं, एक तो x डिस्टेंस और एक ओमेगा, तो मुझे दो इक्वेशन भी चाहिए सॉल्व करने के लिए। उसके लिए सिर्फ हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा देते हैं। इस पॉइंट की दूरी एक्सिस से है x और इसकी वेलोसिटी है v, तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x ओमेगा।
है कि नहीं। सिमिलरली इस पॉइंट की दूरी एक्सिस से है l प्लस एक्स और इसकी वेलोसिटी है 4v, तो 4v होना चाहिए l प्लस एक्स इंटू ओमेगा। दोनों को डिवाइड कर दो, 1/4 आपको जो मिलेगा x अपॉन l प्लस एक्स, या हमें मिल जाएगी l प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी l/3। यानी कि दरअसल में ये पूरी की पूरी रॉड जो है इस तरह से, वो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही होगी उस इंस्टेंट पर जिसकी डिस्टेंस l/3 है। बात समझ आई। अच्छा, उसके अबाउट ओमेगा क्या होगा इसका, वो भी हम निकाल लेते हैं। किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो तो ओमेगा आपको मिल जाएगा 3v/l। ठीक है ना। अब बस आपको क्या लिखनी है, टोटल एनर्जी लिखनी है। तो एनर्जी मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी हाफ I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर। तो हाफ क्या होगा I इस एक्सिस के अबाउट, तो हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I अबाउट सेंटर ऑफ मास ये होता है ml²/12 और ये डिस्टेंस है यहाँ से l/2 और नीचे l/3। तो l/2 प्लस l/3 ये आपको मिल जाएगा 5l/6। तो ml²/12 I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md² हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये मिली आपको काइनेटिक एनर्जी। बताइए कोई डाउट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं। ये मान लो कि आपकी रॉड है, वही ले लो, मास m है, लेंथ l है। मान लो कि यहाँ पे स्पीड आपको दी गई है 2v और ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड आपको दे दी गई है 3v। ठीक है ना। तो आपको बतानी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। चलो देखो भाई, तो मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ओमेगा से ऑब्जेक्ट घूम रही है। तो सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ 2v ये होना चाहिए x इंटू ओमेगा और साथ ही साथ 3v ये होना चाहिए x प्लस ये डिस्टेंस जो है वो है l/2। तो l/2 इंटू ओमेगा, रेशियो लेने से मिलेगा 2/3, ये हो जाना चाहिए x अपॉन 2x प्लस l इंटू 2। सॉल्व कर लेते हैं, 4x प्लस 2l ये मिल जाएगा 6x और x इज इक्वल टू मिल जाएगा l। समझ आया। x इज इक्वल टू l आ गया है हमारे पास। तो अब हम सिंपली लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास ml²/12 प्लस m इंटू टोटल डिस्टेंस l/2 प्लस x जो कि आ चुका है l यानी 3l/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकालने के लिए मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो वो आ जाएगी 2v/l, है ना। सही है। सॉल्व करके इसकी वैल्यू जो आपको मिल रही है, जैसा कि मेजॉरिटी आंसर है 14mv²/3। ठीक है, तो मान लो कि इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास और टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड मुझे दी गई है, मान लेते हैं 2v और बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड मुझे दी गई है लेफ्ट में v। ठीक है ना। वही रॉड है आपके पास m, l। तो आपको बतानी है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, ट्राई करो। चलो देखो, तो प्रोसेस एकदम वही रहता है। मैं मान लेता हूँ x डिस्टेंस नीचे आपकी एक्सिस है जिसके अबाउट पूरी ऑब्जेक्ट किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो ओमेगा से घूम रही है कि नहीं। तो अब आपको यही लिखना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इज इक्वल टू x ओमेगा।
लेकिन अंतर क्या है कि अगर ओमेगा इस तरह से अज्यूम किया है तो वेलोसिटी राइट में होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ वेलोसिटी लेफ्ट में दी गई है। तो मैं इक्वेशन में सिर्फ ये चेंज कर दूंगा, मैं लिख दूंगा माइनस वी इज इक्वल टू एक्स ओमेगा। समझ आया? अब ये डिस्टेंस तो एल है, तो अब हम लिख सकते हैं ये सेम डायरेक्शन में है, तो 2v इज इक्वल टू एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा। रेशियो ले लो, -1/2, ये हो जाएगा x अपॉन एल प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे अगर, यहाँ से हमें मिल जाएगा -l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, या x इज इक्वल टू -l/3। x -l/3 आने का मतलब क्या हुआ, आपने x को नीचे मेजर करना शुरू किया था यहाँ से, जबकि दरअसल में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ लाई कर रही है, वो बॉटम मोस्ट एंड से l/3 डिस्टेंस ऊपर लाई करेगी। यानी यहाँ कुछ है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ आई? और यहाँ आपका सेंटर ऑफ मास है। तो नेगेटिव आने का मतलब ये हो जाता है कि मैं बॉटम एंड से नीचे मान रहा था, पर वो चीज लाई करेगी बॉटम एंड से ऊपर। ओमेगा भी पुट कर दें अगर, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आपको जो मिलेगी वो मिल जाएगी 3v/l। बस अब आपको लिखना है हाफ काइनेटिक एनर्जी के लिए आई अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ये डिस्टेंस अब हो जाएगी l/2 माइनस l/3, यानी कि l/6। तो m l/6 का होल स्क्वायर इंटू 3v/l का होल स्क्वायर। समझ आया? तो कभी भी आपकी x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, उसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे थे एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो उधर ना लाई करके वहीं से उतना डिस्टेंस ऊपर लाई करेगी। क्लियर है? तो अगला केस है केस बी। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स is given perpendicular to each other, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक तो आपको रिजिड बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी देते हैं, या तो पैरेलल देते हैं या तो एंटी पैरेलल देते हैं। पर मान लो अब 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी दी जा रही है, और वो वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर दी जा रही है। समझ आ रहा है? यानी कि कैसी सिचुएशन होगी, एक ऐसी, मान लो ये दी गई है v1, ठीक है ना, और मान लो कि एक यहाँ पे दे दी जाती है आपको दूसरे पॉइंट की, या यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम सही बन जाएगा। उसकी दे दी जाती है v2, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर दी जाए वेलोसिटी। तो अब इनका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर आता है, तो वो आता है दोनों वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पर। जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ की पहले की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, और ये लाइन मैंने ड्रॉ की दूसरे की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर। तो दोनों की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पर जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन is the intersection point of lines drawn perpendicular to the two velocities passing through the point, passing through the points। अरे समझ आया? तो ऐसे केस में इसे हम कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर आपको करना वही है, एक बार ये मिल गया तो यहाँ से ओमेगा निकाल लो, ओमेगा इंटू समथिंग विल गिव यू v1 या v2। आगे हम सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, तो
मान लो कि ऐसी सिचुएशन है, एक वॉल है और एक ग्राउंड है हमारे पास, और यहाँ एक इस तरह से रॉड रखी हुई है। अब वो रॉड स्लिप करना स्टार्ट करती है, और स्लिप कुछ इस तरह से करती है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लो कि मुझे दी गई है v1, ठीक है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें दी गई है मान लो इधर की तरफ v2। तो रॉड का मास m है, l है लेंथ। पूछा जाए कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, या सीधे पूछ लिया जाए व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड क्या होगी? तो क्या करेंगे, पहले इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दूसरी इस वेलोसिटी से लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर कर देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ आया है, तो ये है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके अबाउट एक ओमेगा रहेगा। समझ आ रही है बात? ये एंगल अगर मुझे थीटा दिया गया है, तो अब मैं देख सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो दी गई है L sin थीटा, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दी गई है L cos थीटा। तो या तो मैं एक चीज लिख सकता हूं कि v1 इज इक्वल टू L cos थीटा इंटू ओमेगा, या आप यूज कर सकते हो v2 इज L sin थीटा इंटू ओमेगा, कोई भी एक यूज कर लो। ठीक है ना, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी। बात यह है ओमेगा जो आप निकालोगे v1 बाय L cos थीटा इज इक्वल टू v2 बाय L sin थीटा, इनकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। अब बस काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो हाफ आई अबाउट दिस एक्सिस, तो वो इस तरह से हो जाएगा, देखो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ml² by 12 प्लस m, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी L/2, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। बोलो भाई, कोई डाउट? अब ऐसे केस में आपको बताना है कि बताइए टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड क्या है। मैंने यहाँ पे एक ही पॉइंट की वेलोसिटी दी है, पर आपको सोच के देखना है कि दूसरा पॉइंट कौन सा आपको पता होगा जिसकी वेलोसिटी हम बता सकते हैं। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इमेजिन करना है, ट्राई करो। हाँ भाई, तो देखो हमें पता है कि ऐसे केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आएगा वो इन दोनों पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ही आने वाला है। मान लेता हूँ ओमेगा इस तरह से है, ये वेलोसिटी दी गई है, तो 20 ये इक्वल होना चाहिए ये डिस्टेंस इनटू ओमेगा। ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा L cos 60, यानी कि L/2। तो L/2 इंटू ओमेगा, या ओमेगा हमें मिल जाएगा 40/L। ठीक है ना, L आपको 2 मीटर दिया ही गया है, यानी ओमेगा आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड। अब बस काइनेटिक एनर्जी टोटल जो हम निकालेंगे वो आ जाएगी हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ml² by 12 प्लस ml/2 का स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। यहां से हमें मिल जाएगा 200 इंटू, ये हो गया भाई m 2 kg है, L² 4/12 प्लस m यानी कि 2 kg, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। इसे सॉल्व करने से काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी कितनी, 24 प्लस 8 32, यानी कि 200 इंटू 32/12, यानी कि 1600/3 जूल। और ये आपका आंसर। क्लियर है?